हमने बैटल ऑफ प्लासी पढ़ा था, बैटल ऑफ बक्सर भी पढ़ा था, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या हुआ कि कंपनी के पास राइट्स आ गए किसके, दीवानी के, ठीक है। दीवानी मतलब अब वो जो रेवेन्यू डायरेक्टली कलेक्ट कर सकती थी, ये 70-65 एग्रीमेंट में हुआ था, ठीक है। तो इसके बाद से कंपनी क्या हो गया, अब ये जो कंपनी है ना, अब क्या हो गया, पहले वो ब्रिटिश से पैसे लाती थी अपने एक्सपेंस के लिए, अब उसके पास इतना पैसा खुद से यहीं से हो जाता था, इसी रेवेन्यू से हो जाता था कि अपने खर्चे वो यहीं से निकाल लेती थी, ठीक है। तो इसलिए हमें ये पढ़ना इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा देख लेते हैं रेवेन्यू सिस्टम पर, देख लेते हैं क्या है, किस किस में कंपनी को किस किस में खर्चा आता था। एक तो वो जो एडमिनिस्ट्रेट करती थी, एक वो उसके आर्मी को मेंटेन करने के लिए खर्चा आता था। अब वो खर्चे कैसे वो अपना पूरा करती थी, या तो वो ट्रेड ज़्यादा करे, यहाँ से सस्ते मिले इंग्लैंड में बेच दे महंगे में, और या तो उसका रॉ मटेरियल सस्ता हो जाए, वहाँ से भी वो क्या इंग्लैंड को भी। हाँ सस्ते मिलेगी तो यहाँ पे ज़्यादा देगी, रॉ मटेरियल सस्ता। और तीसरा हो गया था लैंड रेवेन्यू। अब जब ये बैटल ऑफ बक्सर हुआ ना, तो ये लैंड रेवेन्यू अब ज़्यादा कलेक्ट करने लगे। अब देखते हैं 1365 में क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, शाह आलम था जिसने लड़ाई लड़ी थी, हमें बैटल ऑफ बक्सर में पढ़ा है, 3 थे, शाह आलम, अवध थे, है ना, अवध, शाह आलम और उसका हैदराबाद का भी निज़ाम था। ये तीनों थे, जब लड़े थे हार गए थे। उसके बाद शाह आलम ने क्या किया, ट्रीटी साइन की रॉबर्ट क्लाइव के साथ 1765 में। उसने हक दे दिया बंगाल, बिहार और उड़ीसा का, आप क्या करो वहाँ से आप रेवेन्यू ले लो, ठीक है, आप जो वहाँ पे आप लगा सकते हो, बस आपको 26 लाख रुपया 1 साल का देना है, समझ गए। तो कंपनी ने क्या किया, 2 डिप्टी दीवान को वहाँ पे लगा लिया, एक बंगाल में एक बिहार में, ठीक है, समझ गए। हाँ, और फुल अथॉरिटी थी कंपनी को कि वो जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो अपने अंडर ले लें। अब क्या वो टैक्स लगाएंगे, क्या करेंगे, वो पूरा उनके अंडर आ गया था, समझ गए। ये मिट क्यों नहीं रहा, मिट जा। अब देखो तो क्या किया, अब वो लैंड को क्या करने लगे, बेचने लगे लोगों को, जो ज़्यादा बोली लगाता था उसी को बेच देते थे, ठीक है। तो इनफैक्ट क्या हुआ, अब जब ये हुआ, टैक्स कलेक्टर क्या करके सिर्फ अब वो टैक्स लेने के लिए ही क्या कर रहे, ज़्यादा इच्छुक थे। वो अब लैंड को ध्यान नहीं दे रहे थे। अब लैंड को ध्यान नहीं देंगे तो वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लैंड की इतनी अच्छी नहीं रहती। आपको जब हम क्रॉप्स उगाते हैं तो क्रॉप्स में उगाने के लिए जब क्रॉप्स उगती है तो उसका सॉइल का न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, ठीक है। अब हमें उस न्यूट्रिएंट्स को बरकरार रखना पड़ता है, इसलिए हमें वहाँ पे या फर्टिलाइजर ऐसे कई प्रोसीजर होते हैं हम जो करते हैं ताकि वो उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे। लेकिन ये जो बीडर था वो अब सिर्फ कलेक्शन के लिए ज़्यादा रहता था, ज़्यादा कलेक्ट करूँ मैं, लैंड को ध्यान नहीं देता था। तो वहाँ के फार्मर थे वो ज़्यादा क्या हो गए, एक्सप्लॉइट हो गए, उनका शोषण ज़्यादा ही होने लगा। काम तो यही करते थे, ज़्यादातर 90% तो कंपनी ले जाती थी, 10% ज़मींदार ले जाते थे, इनके पास बड़ा ही कम रह जाता था, बस इतना रहता था खा के ये ज़िंदा रह ले, समझ गए, आया समझ। तो उनके पास 2 रास्ते रह गए, या तो जंगल में भाग जाए या और चोर बन जाए, ठीक है। तो अब वो भागने लगे तो क्या कंपनी का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होने लगा, तो ट्रेड और कॉमर्स भी उनका कम हुआ उसी समय। तो कंपनी को क्या सूझा कि ये क्या हुआ कि अब ये सही नहीं है कि हम लैंड सिर्फ ज़्यादा रेवेन्यू लें, तो क्या हम उन्होंने सोचा कि हम क्या करें, कैसे हम अपने रेवेन्यू बढ़ाएं और कैसे इस चीज़ को टैकल करें। तो अब आगे देखेंगे हम 3 सिस्टम लाए थे उन्होंने, वो आगे हैं। दिस इंडियन गुड्स आर ब्रॉट एट वेरी लो प्राइस टू वर्क एंड सोल्ड बैक इन द, वही कहा। वो क्या करते थे, यहाँ से कम लेते थे, वहाँ पे ज़्यादा बेचते थे। तो इससे क्या हुआ
यहाँ से कम कम पैसे मिलेंगे तो आर्टिशियन और जो सिल्क थे उनको पैसे कम मिलेंगे। जब पैसे कम मिलेंगे तो वो क्या करेंगे, उनका भी शोषण हो जाएगा। अब तुम्हें, अभी तुम काम कर रहे हो, जहाँ पे तुम्हें 500 बनते हैं वो देंगे तुम्हें 100 रुपया, घर चलेगा? घर नहीं चलेगा। इसलिए उनको बड़ा हार्श कंडीशन के लिए मजबूर किया जाता था काम करने के लिए। अच्छा, तो अब उसका स्किल भी कम हो गया, ठीक है। अब किसी को पैसे नहीं दोगे, उनसे काम करवाते लोगे, उनका स्किल भी कम हो गया। इसी दौरान एक अकाल आ गया 1970 में। 1/3 पर पॉपुलेशन में क्या होगी, वहाँ से मिट होगी। कहाँ से मिट गई? बंगाल से मिट गई। यानी कि 100 में से 33 लोग मर गए। समझिए। तो अब उनको लगा कि भाई रेवेन्यू के साथ साथ हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ानी चाहिए। समझ गए? आया समझ? चलो आगे चलते हैं। तो अब उन्होंने नए नए सिस्टम लाए। अब क्यूनिक्यूनल क्या सिस्टम क्या है, ये किसने लाया था, याद करना ही बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। वेरिन हेस्टिंग ने लाया था, ठीक है। कब लाया था? 1772 में। इसमें क्या था, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता था, ठीक है। और इसमें क्या करते थे, 5 साल में लैंड दे देते थे, ठीक है। और उसका एस्टिमेट लगाते थे कि इस एस्टिमेट से इतना रेवेन्यू आएगा। और लैंड किसको देते थे? जिसकी बोली ज़्यादा होती थी, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे 6 प्रोविंशियल काउंसिल सेटअप किए ताकि ये सुपरवाइज कर सके, देखभाल कर सके या करप्शन ना हो। और जो भी करप्ट टैक्स कलेक्टर होता था उसको हटा देते थे। किसे रिप्लेस किया था? इंडियन दीवान्स वहाँ पे रख देते थे। अच्छा, लेकिन ये भी सिस्टम फेल हो गया क्योंकि जो बोली लगती थी वो ट्रांसपेरेंट नहीं थी। यानी कि वो सीधा सीधा सारे सामने नहीं खड़े होते थे। जैसे ट्रांसपेरेंट क्या हो गया, अगर 100 बंदा है तो बोली करेगा तब हमें पता लग जाएगा। तो क्या होगा, कंपनी का जो ज़्यादा क्लोज होगा उसी को लैंड दे देंगे। तो ये ट्रांसपेरेंट बोली नहीं लगती थी। इससे वजह से क्या हुआ कि हाईएस्ट बिडर नहीं मिलता था। दूसरा, जो रेवेन्यू कर लेते थे ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई था। जितना लैंड प्रोड्यूस कर पाती थी उससे ज़्यादा डिमांड करते थे। प्रोडक्शन से ये हिस्सा हमारा, उतना प्रोड्यूस करेगी तभी तो देगी ना लैंड। जब वो इतना नहीं करेंगे कहाँ से लेगा। और जो दीवान उन्होंने रखे थे वो ज़्यादा अत्याचार मचाते थे जब वो टैक्स कलेक्ट करते थे। तो वापस से ओपन ऑक्शन में आ गए। फिर आया जी कॉर्नवालिस साहब। कॉर्नवालिस साहब क्या करें, 5 साल नहीं, अब हम 10 साल का रखेंगे, ठीक है। और उसमें किसको देंगे? ज़मींदार को। ज़मींदार को क्या होगा, लैंड का ओनर भी होगा। उसको क्या करना है, 89% रेंट देना हमें, 10% और 11% अपने पास रख लेना है। अब और जो कमेटी है, कमेटी ऑफ रेवेन्यू को क्या कर दिया, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बना दिया जो इसकी देखभाल करती थी, ज़मींदारों पे नज़र रखती थी। बाद में इस 10 साल को क्या कर दिया, परमानेंट कर दिया। यानी कि अब ज़मींदार परमानेंट उसी की ज़मीन हो जाएगी अगर जब तक वो रेवेन्यू देता रहेगा। समझ गए? 80% कौन करती थी, स्टेट को देता है, 11% कौन देता था, ज़मींदार रखता था। अब देखो आगे, अब क्या है, रेवेन्यू फिक्स है 89%। तो इससे क्या हुआ, अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो स्टेट को नहीं मिलेगा। समझ गए? और वैसे या ये स्टेट में हेल्प भी किया था, कैसे कि अब वो ज़्यादा उनको ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, 89% ही उनको आता था। ठीक है, आगे देखो, वही कहा मैंने, टॉप में कौन आगे, ज़मींदार आगे, बेचारे पीजेंट के आगे बॉटम आ गए। जो ज़्यादा नीचे होगा वो ज़्यादा उसकी क्या होगी, एक्सप्लॉइटेशन होगी। समझ गए? इट प्रूव दैट, देखो जैसे कि अब आपने 100 रुपये कमाया, मान लो कोई फार्मर है, उसने 100 रुपये कमाया, ठीक है, 89 रुपये कौन ले गया, गवर्नमेंट लेगी। 11 रुपये कौन ले गया, फार्मर ले गया। फार्मर ने 1 रुपया इसको दे दिया, भाई तू 1 रुपये रख।
अब तुमने 100 रुपये कमाया, तुम्हारे पास कितना आ रहा है? 1 रुपया। समझ रहे हो? ऐसी कंडीशन थी तब। वही मैंने पहले बताया, अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती तो कंपनी को बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि उनका शेयर फिक्स था। ठीक है, वो ज़मींदार ज़्यादा रिच हो रहे थे। ठीक है, अब आगे देखो, कई बार क्या होता है, मानसून आ जाता था, मानसून आ गया तो क्या हो गया, क्रॉप इतने ज़्यादा नहीं उगा पाते, कहीं क्रॉप तो फेल हो जाती थी। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि ज़मींदार उसको नहीं दे पाता था, क्योंकि स्टेट ज़्यादा रेवेन्यू मांगती थी। तो इस पर क्या हुआ कि ज़मींदार के ऊपर भी क्या करते थे, निकाल देते थे उसको लैंड से, और किसी और ज़मींदार को वो ऑक्शन में बेच देते थे। ठीक है, अच्छा, वही मैंने कहा प्रेजेंट बहुत ज़्यादा सफ़र हुआ था, क्योंकि वो ज़मींदार पे ही रहता था अपनी गुजर बसर के लिए, क्योंकि अब राइट किसके पास था, प्रॉपर्टी राइट ज़मींदार के पास था, है ना। दे हैड एंड वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर लैंड इफ दे कल्टिवेटेड। आप कौन, जो फार्मर थे जो अपने पीढ़ियों से उसमें खेती करते आ रहे थे, उनको ही वहाँ से निकाल दिया जाता था अगर वो ज़मींदार को और स्टेट को पैसा ना दे। तो पीजेंट की बहुत ही खस्ता हालत हो गई थी। ठीक है, अब ये याद रखना कि ये परमानेंट सेटलमेंट कहाँ कहाँ था, याद रखना, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कुछ पार्ट यूपी और नॉर्थ कर्नाटक का। ये 90% था। कितना? 19% था। चलो आगे, महलवारी सिस्टम। अब महलवारी क्या हो गया, इसमें क्या करते थे, इसमें विलेज सेलेक्ट करते थे। ठीक है, वही कह रहा कि पहले इतना, अब लैंड सेटलमेंट इतना राइट चॉइस नहीं, उन्होंने क्या किया, महलवारी सिस्टम लाए, 1882 को लाए। कहाँ पे लाए? वेस्टर्न यूपी में, सेंट्रल प्रोविंस में और कुछ पार्ट पंजाब में लाए। ये कितना एरिया कवर करती थी? 30%, जो ब्रिटिश के अंडर था। अब महल क्या होता था, विलेज होता था। ठीक है, ये लाया किसने था? हॉल्ट मैकेंजी था, ब्रिटिश सेक्रेटरी ने। उसने कहा था कि जो ब्रिटिश जो विलेज हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और विलेज कम्युनिटी जो होती है वो एक विलेज में ही रहती है, वही इसको संभालती है। तो उसने क्या कहा कि विलेज को हमें उसको निरीक्षण करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हर एक लैंड जो है वो कितना उगाती है, और उस रिकॉर्ड को हमें मेंटेन करना चाहिए। समझ गए? जब हम रेवेन्यू एस्टिमेट कर देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, विलेज से हम रेवेन्यू मांगेंगे, एक विलेज से रेवेन्यू मांगेंगे, और विलेज को वो पे करना पड़ेगा। समझ गए? और ये हम कई 1 साल में, कई 2 साल में, कई 3 साल में हम इसको रिवाइज करेंगे, ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो और हमें फ़ायदा भी होता रहे। ठीक है, अब ये किसको जिम्मेदारी देगी? जो मुखिया होता था वो तू कलेक्ट कर, तू हमें दे। आया समझ? ये भी बहुत ज़्यादा स्टेट डिमांड करती, 95% जितना डिमांड होता था उतना कंपनी मांगती। ये भी क्या हो गया, फेल हो गया, क्योंकि भाई 95% ले रहे हो, उन बेचारे के पास तो कुछ रहना चाहिए ना। अब अगला है रोजगारी, हम ये पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अब देखो एक बार मैप देख लो, परमानेंट सेटलमेंट कहाँ हुआ? ये। ठीक है, बिहार, बंगाल, पूरा पर बांग्लादेश था, और उड़ीसा। याद रखना, ये पूछेंगे। महलवारी सिस्टम कहाँ से आ गया? पंजाब। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। ठीक है, कुछ सेंट्रल वाला प्रोविंस भी आ गया, और आपका ये भी आ गया। ठीक है, उसके बाद बाकी आपका कोतवाली सिस्टम कहाँ आ गया? वेस्ट में आ गया। ठीक है, और साउथ में आपका रोजगार सिस्टम आ गया। ठीक है, ये कल पढ़ेंगे हम। ठीक है, आज